सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं भी कहूंगा एक बार ताली बजा दीजिएगा झूठ को सच, सच को झूठ करने के लिए। ठीक है, अब मैं इनकी बात का एक लाइन में जवाब देता हूं। मैं इनको ये बता रहे थे इतना % हम वहाँ कम रह गए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया। भाई हम कांग्रेस हैं, हम या तो इधर रहते हैं या इधर रहते हैं। या तो हम जीतते हैं तो अंधाधुंध जीतते हैं और हारते हैं तो उसी तरह हारते हैं। अब बताओ क्या करोगे? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सुनिए ना, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2018 का। हम राजस्थान जीते, हम मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ आपसे हमने छीना और अब हमने आपसे हिमाचल छीना, हमने आपसे कर्नाटक छीना। और आप याद रखना सुधांशु जी, अगर बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी को आपने डरा धमका के साइड ना किया तो 2024 में भी हम आपसे जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को डरा कर, वैसे एक लाइन बता दें जी, वो बाकी तो अलग है, वो अपनी सीट भी पिछले 2-3 लोकसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, तो वो सपा के रहमो करम पे चुनाव जीत के आते थे। अन्यथा उसका प्रमाण देख लीजिए कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में सपा बसपा दोनों, देखिए ना, आ गया ना मामला बिल्कुल ठीक। और इसीलिए आप देखिए उस लोकसभा के अलावा सारी विधानसभा कांग्रेस हारती है, जिला पंचायत, नगर पंचायत सब हारते हैं। मगर एक बात मानना पड़ेगा, जी। उस सरदार की दूरदृष्टि के हम कायल हैं। एक मामले में बुद्धिमानी है, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने समझ लिया था कि हम हारने वाले हैं, इतनी दूर की दृष्टि बनाई कि जाके वायनाड पहुंच गए, उसके आगे जा ही नहीं सकते, था समुद्र आ जाता। तो इतनी दूरदृष्टि उन्होंने बनाई, इसके लिए हम उनका सम्मान करें। लेकिन नागर साहब, आप बीजेपी की ए टीम है, बे टीम है या पार्ट टाइम टीम है? लोग तो पता नहीं किस किस को टेलीविजन वालों नहीं, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए सीधी सी बात एक है कि राहुल गांधी जी ने एक अच्छी बात करी है और कांग्रेस ने एक अच्छी बात करी है। पिछले महिला आरक्षण बिल पे और पिछड़ों के जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि भाई वो कब भर्ती हुए, तो डीओपीटी में जाके रिकॉर्ड लेके, आंकड़े लेके, पिछड़े कितने ऑफिसर हैं, कब से उनकी तरक्की नहीं हुई, उनको रिजर्वेशन का कोटा मिला नहीं मिला, ये डिबेटेबल है और दूर की बात है। लेकिन एक अच्छी बात कांग्रेस ने करी है और राहुल गांधी जी ने करी है कि आज वो पिछड़ों की बात दब के कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 65-68 सालों से उन्होंने कभी पिछड़ों की बात नहीं करी, शोषण करते रहे, वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे, लेकिन आज करी है। और पिछले दिनों एक और अच्छी बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री सदन में आके कहते थे, मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, जो बढ़िया लगता था। हम देश के 60 और 56 या 63, किसी प्रदेश में 63, कहीं 60, कहीं 56, कहीं 62% पिछड़े हैं। पर आज सुधांशु जी क्या हो गया है? आप पिछड़ों की बात करके सत्ता में आए, प्रदेशों में आए, देश में आए, माननीय प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते थे मैं पिछड़ा हूं। आज क्या हो गया है? पिछड़ों की बात को अगर कांग्रेस ने गलती करी 65, 68, 70 सालों में सब जानते हैं, लेकिन आज आप जब पिछड़ों की बात आती है तो फिर सबकी जाति हिंदू, सबकी जाति गरीब, सबकी जाति भारतीय, ऐसा क्यों कर रहे हो? पिछड़ों को अगर आज हक मिलने की बात है तो ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए राजस्थान में पिछड़ों की पूरी वोट हमको मिलेंगी, दलितों की वोट हमको मिलेंगी। पिछली बार हमारे 6 थे, अब की बार 26 आएंगे। हमारे बगैर सरकार ना बीजेपी की बनेगी ना कांग्रेस की बनेगी। जी जवाब। अभी 6 से 26 तक पहुंचे हैं। अच्छा, मैं ये बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा पिछड़ों की संख्या की बात आज होनी चाहिए गणना। बिल्कुल, ये बताइए गणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी जातिगत जनगणना, रोकी किसने थी? 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई तो ये नेहरू जी की सरकार का निर्णय था, और नेहरू जी की सरकार का नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था, क्योंकि चुनाव 52 में हुए। तो एक बार, अभी 2 दिन पहले तो नेहरू जी का जन्मदिन गुजरा है, तो एक बार कांग्रेस से तो बोल दे नेहरू गलत थे, वो भी नहीं बोलेंगे। या नेहरू बेकार हो गए, अब हमारे लिए दूसरी बात है, तो वो भी नहीं बोलेंगे। काका कालेलकर कमीशन बना पहला बैकवर्ड्स के लिए 1953 में, उसकी रिपोर्ट आ गई 1955 में, 1977 तक लगातार इनकी सरकार रही, 22 साल चुप। मंडल कमीशन बना 1978 में, 1980 में रिपोर्ट आई, तब तक इंदिरा जी की सरकार आ गई, 10 साल चुप। उसके बाद इनके मुंह से जो निकला, कम से कम मैं स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री हमारी सरकार के समय में बने। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने किया, और ये लोग पिछड़ों के साथ क्या राजनीति करते हैं, अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 71 जातियां पिछड़ों की जोड़ी ओबीसी में, और पता है उस 71 में 65 मुस्लिम। पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे पूछा
कि 71 में 65 कैसे मुस्लिम हो गए, तो पश्चिम बंगाल सरकार क्या जवाब देती है, नहीं नहीं ये मुस्लिम होने से पहले जिस जाति में थे इसलिए इनको पिछड़ा मान लिया गया। तो उनसे कहा गया तो फिर इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हुआ? अब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा उसने पूछा है तो बगले झांकने लगे। तो इनके साथ, और आपको बता दें 170 जातियां पश्चिम बंगाल में पिछड़ों में है, जिसमें 117 मुस्लिम है। आप सोचिए कि ये हकीकत में क्या करना चाहते हैं। और मैं जहां तक एक और बात भी साफ साफ कहना चाहता हूं, ईमानदारी की बात है तो देश में पहला जननायक पिछड़ा प्रधानमंत्री हमने बनाया। वो श्री देवगौड़ा जी की तरह परिस्थिति जन्य सर्कमस्टांसेस में एडजस्टमेंट करके नहीं बना, मोदी जी की तरह जननायक होकर बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमने ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। और एक लाइन और कह दूं जी, वैसे साहब एक जमाने में बचपन में नारा सुना था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब क्या हो गया भाई? 6 दिसंबर 1990, एक लाइन, 6 दिसंबर 1990 राजीव गांधी जी का संसद के पटल के ऊपर मंडल कमीशन के विरोध में दिया गया बयान है कि हम जात पात पे विश्वास नहीं करते, हम कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज मैं कहना चाहता हूं ये वहां पे ले आए, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो कहने वाले पूर्वजों की सारी बात रख दी लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे। जवाब ये आचार्य जी, इंदिरा जी से एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जातीय जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसका नारा था जात पे ना पात पे मोहर लगे कि हाथ पे। इंदिरा गांधी से राहुल गांधी तक का सफर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एक तरफ हम बात कहते हैं समाज में जात पात नहीं रहनी चाहिए, दूसरी तरफ पूरा विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना की वकालत कर रहा है और कह रहा है कि होना चाहिए। देखिए, इसमें मैं भाजपा और विपक्षी गठबंधन दोनों से मेरी राय अलग है। क्या राय है आपकी? मैं ये मानता हूं कि ये व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस की राय है। अब ये तो मेरी पार्टी फैसला करेगी ना, आप थोड़ी फैसला करोगे कि मेरी राय को वो व्यक्तिगत मानेंगे। लेकिन मेरी राय व्यक्तिगत राय रखने की बहुत लंबी परंपरा, हमारी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है, इनर डेमोक्रेसी है। हमारी पार्टी बसपा जैसी पार्टी थोड़ी है जो मलूक जी कुछ बोल देंगे तो कल को चिट्ठी आ जाएगी। हमारी पार्टी नहीं है ऐसी। हमारी पार्टी में तो राहुल गांधी जी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में कहा, एक मिनिस्टर को यहाँ के राजस्थान के कहा कि सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, इनका टिकट काटना चाहिए, इनका टिकट काट दिया। लेकिन अशोक जी की जादूगरी देखो, उन्हीं का टिकट ले आए हैं। तो ये कांग्रेस है साहब, ये महान पार्टी है हमारी। इसलिए मैं आपको हाँ ये मानता है कांग्रेस की इनर डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी बातों में बड़ी पोल खोल देते हैं कांग्रेस की। अरे पोल को सच कहना, राजनीति में होने का मतलब ये है कि झूठ ही बोलो, ये कोई बात है? नहीं, ताली बजाओ या मत बजाओ, लेकिन मैं सच बोलूंगा। लेकिन सुनिए, अब वो कौन सा भ्रष्ट मंत्री था जिसकी टिकट लेकर आए हैं? वो लंबा विषय, सब जानते हैं राजस्थान में, छोड़िए ना, नाम लेने से क्यों। प्रताप जी बैठे हमारे यहाँ, जरा तालियां बजाओ, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। अरे साहब, खाचरियावास बैठे। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अब मैं सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूं कि ये वो देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये सरदार भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्ला खां का देश है। ये वो देश है, और देश की आजादी के लिए हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, काला गोरा, सब ने मिलकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज भगत सिंह की आत्मा तड़पती होगी जब ये देश जातियों में बांटने जा रहे हैं आप। क्या सुभाष चंद्र बोस ने सोचा होगा कि ये देश सिर्फ एक जाति का होगा? क्या महात्मा गांधी की शहादत इसलिए हुई थी? क्या इंदिरा गांधी की छाती से लहू जब बहा तो उसने सोचा होगा कि ये देश केवल अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे? अरे आपने हिंदू मुसलमान में बांटा। भारत का विभाजन धर्म के नाम पर 1947 में हुआ। उस विभाजन की विभीषिका का जख्म भारत की आत्मा पर आज तक है। अगर धर्म के नाम पे विभाजन करते हो तो भी विभाजन है, और जातियों के नाम पे विभाजन करते हो तो भी विभाजन है। इस दुनिया में दो जातियां, एक अमीर एक गरीब। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं, अपने मित्र मलूक नागर जी से भी कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, और मैं तमाम अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर दो, बाकी दुनिया में कोई जाति नहीं है। और इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर एक बार हो चुका है, अब इस देश को जातियों के नाम पर बांट करके उन पूर्वजों को शर्मिंदा मत करो। अमीश जी, इसका मतलब ये